अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एग्जाम के हिसाब से तैयारी करने वाले हैं। चाहे आप ये कभी भी देख रहे हो साल में, चाहे पेपर में आपके पास 10 महीने बचे हों या फिर 10 दिन बचे हुए हैं, हम आपको ऐसे तैयारी कराने वाले हैं कि आपके है ना फेडरल बोर्ड में 90% से ज्यादा मार्क्स आए। हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम्स में क्या क्या एग्जामिनर को चाहिए होता है, ये हमारा पहला लेक्चर नहीं है। तो अगर आपको कुछ चीज समझ ना आए, कंफ्यूजन हो, तो वो इसलिए क्योंकि आपने पहला लेक्चर नहीं देखा हुआ। तो भाई पहला वाला लेक्चर देख लो और ऑर्डर में चलो, बगैर शुरू के कॉन्सेप्ट्स को पढ़े हुए ये आपको कंफ्यूजन, ये पहला लेक्चर नहीं है। अगर आपको पहला लेक्चर देखना है और बाकी सारे चैप्टर्स के भी और इन सारे सब्जेक्ट्स के भी, तो भाई आप जाओ हमारे कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे डाली हुई है 4 लिंक। इसमें पूरी किताब की हमने प्लेलिस्ट डाली हुई है, इसको दबा दो, आपको है ना सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट के। डाले में फ्री के नोट्स, यहाँ पे नोट्स कोई एमी नोट्स नहीं है। ये आप लिंक दबाओगे तो खुलते हैं, आपके पास हमारे 300 बच्चे जो थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके हमने नोट्स कंपाइल करके आपके लिए डाले हुए ताकि आप भी है ना अपने एग्जाम की तैयारी कर सको। सारे के सारे नोट्स हमने डाले हुए इन 300 बच्चों के। तो भाई ये देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारे सब्सक्राइब का बटन, इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बेल्स भी है ना यहाँ पे दबा दो, लाइक करो वीडियो को और साथ में जाके कमेंट करो अपना वीकेस्ट चैप्टर। भाई कौन सा चैप्टर है जो तुम्हें बहुत मुश्किल लगता है, बहुत वीक लगता है, हम क्या करेंगे उसका निकालेंगे वन शॉट लेक्चर। वन शॉट लेक्चर एक लंबा सा पूरे चैप्टर का लेक्चर होगा, उसमें हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराने वाले हैं ताकि आपके है ना पेपर में 90% मार्क्स आ सके। तो जाके कमेंट करो कौन सा चैप्टर आपको बहुत मुश्किल लगता है। फिर ये याद रखना कि भाई हमारे लेक्चर्स, हमारे नोट्स, सारे गेस्ट पेपर्स काम के होते हैं। ये 300 बच्चे हैं जिनके ना 90% ज्यादा मार्क्स आए थे। तो सारा मटेरियल कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है, वहां पे पड़ा हुआ है। और अगर आप भी उन बच्चों की तरह 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप भी है ना हमारी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको A to Z सारी तैयारी कराते हैं सारे सब्जेक्ट्स की, है ना। हमारी स्पेशल बैच नंबर 1 है, तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लो। ये सारी चीजें हम आपको देते हैं और एग्जाम के हिसाब से तैयारी कराते हैं। अगर आप भी है ना 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो अब हम ये लेक्चर शुरू करते हैं। इस टॉपिक को आज डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और इससे हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाता है डीएनए आरएनए। या फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। आई रिमेंबर हमने लास्ट क्लास अपनी एंड ही यहीं पर की थी कि ये वाला पार्ट हम आज की क्लास में कवर करेंगे। लास्ट में हमने 3 जो मेन फंक्शंस थे आरएनए के वो डिस्कस किए थे ना, कि वो या तो एमआरएनए होगा या टीआरएनए होगा या राइबोसोमल आरएनए होगा, आरआरएनए। तो अब वो जो है इसकी बेसिकली 2 प्रोसेसेस होते हैं मेनली, एक ट्रांसक्रिप्शन होता है और एक ट्रांसलेशन होता है। तो वो कॉन्सेप्ट क्या प्रोसेस होते हैं, हमें क्या इनकी डिटेल्स हैं, वो सब हम पढ़ते हैं। अभी पहले मैं बुक से पढ़ती हूँ, फिर उसके बाद जो हम चीजें अनक्लियर होंगी वो एक समझ लेंगे। डीएनए और जीन्स कंटेन इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। जाहिर है डीएनए के अंदर वो सारी चीजें, वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मौजूद है, वो जीन्स मौजूद है और हेरिडिटी की चीजें मौजूद हैं जो कि एक नया प्रोटीन बनाने के लिए जरूरी है। ठीक है, प्रोटीन कैन बी ऑफ एनी टाइप, आपका कोई एंजाइम हो सकते हैं, हार्मोन्स हो सकते हैं, कोई आपका हेयर टाइप का प्रोटीन हो सकता है, कोई मसल्स का प्रोटीन, एनीथिंग। ऑलराइट, तो अब वो जाहिर डीएनए है, उसमें जो जीन्स होती हैं वो सारी इसी तरह की चीजें भी बना जाती हैं, बिकॉज आपके हार्मोन्स किस तरह के किस में ज्यादा होंगे और कौन सी लाइक हेयर प्रोटीन्स कैसे होंगे, आई में किस तरह की चीजें होंगी, ये सारी चीजें प्रोटीन्स जो है वो डीएनए डिटरमिन कर रहा होता है। तो डीएनए के पास ये सारी इंफॉर्मेशन होती है जो कि नए प्रोटीन बनाने के लिए रिक्वायर्ड है। The flow of biological information from DNA to RNA and from RNA to protein is known as central dogma of molecular biology और central dogma of life। ये बात मैंने आई थिंक आई रिमेम्बर लास्ट क्लास में हमने एंड यहाँ पर ही किया था कि सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ में एक्सप्लेन करी थी। तो बेसिकली अब ये बात जो है कि यही कि डीएनए के पास सारी इन्फॉर्मेशन है आपकी, कि सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन वो डीएनए से पहले आरएनए में जाती है, बिकॉज आरएनए इज वन स्पेसिफिक मैसेज कि ये इसमें अब ये प्रोटीन बनाना है हमें। डीएनए के पास सारे प्रोटीन्स का इन्फॉर्मेशन है और आरएनए में एक स्पेसिफिक की इन्फॉर्मेशन होगी कि अच्छा मुझे अभी आपका फॉर एग्जांपल इंसुलिन हार्मोन बनाना है, या मुझे अभी एनी हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन बनाना है, एनीथिंग। तो वो एक आरएनए की इन्फॉर्मेशन जो है वो डीएनए से आरएनए में आती है और वो आरएनए जो है वो प्रोटीन बनाने तक लेके जाता है कि अच्छा आरएनए वो इन्फॉर्मेशन लेकर जा रहा है आपके पास राइबोसोम्स तक या डिफरेंट जगह तक कि अब ये वाला नया प्रोटीन बन सके। तो ये जो पूरा साइकिल है ना, या ये जो फ्लो है कि इन्फॉर्मेशन, बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन जो डीएनए से आरएनए में आई और आरएनए से प्रोटीन्स तक आई, इस फ्लो को, इस मूवमेंट को, या इस जो मैसेज का ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, इसको हम कहते हैं सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ। बिकॉज लाइफ की जो मेन सेंटर है ना वो ये चीज है कि अब आपके अंदर बेसिकली कोई भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है आपके फादर से या आपकी मदर से आप तक पहुंची, वो कैसे पहुंच पा रही है, वो इन्हीं चीजों की वजह से पहुंच पा रही है। जो हम कहते हैं ना कि डीएनए आपकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को आगे ट्रांसमिट करता है, वो कैसे करता है, वो इन्हीं चीजों की वजह से करता है। देन प्रोटीन्स आर द मेन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल मॉलिक्यूल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। प्रोटीन्स जो होते हैं
वो स्ट्रक्चर और फंक्शन के मेन आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं सारे, इसमें मुझे आई थिंक एक्सप्लेन करने की बात नहीं है, बिकॉज स्ट्रक्चर भी बनाता है एंड फंक्शन भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में करता है। करेक्ट प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ एनी प्रोटीन इज प्राइमरली डिटरमिन्ड बाय डीएनए। अब ज़ाहिर है कोई भी आपका प्रोटीन का, बिकॉज हमने प्रोटीन जब पढ़े थे, गाइस रिमेंबर प्रोटीन्स हमने 4 स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर्स। तो ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वो सही बना अगर हो तो वो डिपेंड करता है किस पर, डीएनए पर, बिकॉज बेसिकली जो प्रोटीन बनाता है राइबोसोम वो प्राइमरी फॉर्म में बनाता है, फिर वो तो मजीद फोल्डिंग्स और मजीद बॉन्ड्स वगैरह के थ्रू मिलके वो वही एक जो डीएनए की स्ट्रैंड होती है, एक डीएनए का मैसेज जो आया होता है प्रोटीन बनाने के लिए, वही आगे जाकर फॉर्म हो रहा होता है ना, कि जो अब सेकेंडरी बन गया फिर टर्शियरी बन गया। तो बेसिकली डीएनए जो है वो आपका मेनली डिटरमिन करता है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इज दैट क्लियर? Protein synthesis takes place in 2 sequential steps, transcription and translation. Together, transcription and translation are known as gene expression. अब ये तो कोई भी डीएनए की जो जीन थी ये एक्सप्रेस हो रही हो एक प्रोटीन की फॉर्म में, यानी कि उस प्रोटीन आपके डीएनए से इंफॉर्मेशन आ रही थी फॉर केराटिन प्रोटीन। ठीक है, केराटिन प्रोटीन मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, ये हेयर के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब वो एक प्रोटीन आ रहा था, उसकी इंफॉर्मेशन आ रही है, वो प्राइमरी स्ट्रक्चर बन गया है उस प्रोटीन का, केराटिन प्रोटीन का। तो अब ये जो प्रोटीन सिंथेसिस बेसिकली हुआ वो एक सेल के अंदर या कहीं भी हुआ आपका प्रोटीन सिंथेसिस, वो 2 स्टेप्स में होता है और वो है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। तो अब ये कोई प्रोटीन डीएनए से इंफॉर्मेशन आई, आरएनए से इंफॉर्मेशन आई कि ये मुझे केराटिन प्रोटीन बनाना है, तो वो वाला प्रोटीन बन गया। अब वो प्रोटीन कैसे बना, उसके बीच में लाइक आरएनए से इंफॉर्मेशन आने में और प्रोटीन के बनने में 2 स्टेप्स यूज होते हैं बीच में, एक होता है ट्रांसक्रिप्शन और एक होता है ट्रांसलेशन। सही है? तो अब बेसिकली अगर मैं कोई भी बात करूँ आपसे, मतलब मैं कोई मैसेज की बात करूँ, या फॉर एग्जांपल अगर हम डिस्कस करें कि स्कूल में, इमेजिन जैसे भी ऐसी बेसिक एग्जांपल दे रही हूँ मैं कि आपको कोई मैसेज दिया गया है, आपको मतलब कोई एक इंस्ट्रक्शन दी गई है, फॉर एग्जांपल यू आर द मॉनिटर ऑफ योर क्लास। ठीक है, आप सारे मॉनिटर्स हैं अपने अपने क्लासेस के, और आपसे मैं कहूँगा कि ये चीज़ जो है ये आपको मैंने टीचर बोल रही है आपसे, मैं आपकी टीचर हूँ एंड आई एम सेइंग दैट कि ये आपने इन्फॉर्मेशन जाकर आगे अपनी क्लास को पहुंचा देनी है। तो अब पहले वो चीज़ आपके दिमाग में इनकोड होगी, समझ में आएगी, अच्छा ओके ठीक है मुझे ये इन्फॉर्मेशन है, या फॉर एग्जांपल टेस्ट होना है आज, ये नहीं होना, ये चीज़ आपने दिमाग में सोची एंड फिर आगे जाकर पूरी क्लास को समझाई कि अच्छा ठीक है कल हमारा इस टॉपिक का इस चैप्टर से टेस्ट होगा और ये हमारा मतलब इस टाइम पीरियड में होगा। ठीक है, दिस वॉज वॉट कि मैंने आपको कोई इन्फॉर्मेशन दी, आपने वो कॉपी की अपने दिमाग में एंड देन जाकर आगे उस इन्फॉर्मेशन को पहुंचाया या फैलाया। तो ये चीज सिमिलर, इसका सिमिलर प्रोसेस होता है ट्रांसक्रिप्शन, कि ट्रांसक्रिप्शन में आपकी डीएनए की जो चीज होती है, जो डीएनए ने स्ट्रैंड दी होती है, डीएनए के बाद जो सारी मेन इन्फॉर्मेशन होती है जनरल, वो आकर आपके ऊपर एक लगी मतलब बेसिकली कॉपी हुई होती है एमआरएनए पर। हमने तीनों टाइप्स ऑफ आरएनए डिस्कस किए थे, एमआरएनए, टीआरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। एमआरएनए का क्या फंक्शन था, मैसेंजर आरएनए था, तो वो आपका मैसेज लेकर जाता है, राइट। वो चीज़ ट्रांसफर वगैरह भी मतलब ट्रांसफर अभी होने से पहले ये इससे अभी मैसेज जा रहा है। तो ट्रांसक्रिप्शन का भी एक अभी शुरू में यहाँ पर ये होता है कि डीएनए जो आपका सीक्वेंस ला रहा है, डीएनए जो प्रोटीन के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आ रहा है, बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, वो एमआरएनए पे कॉपी होता है। एमआरएनए उसको अपने पास अपना नोट डाउन कर लेती है, ठीक है, ताकि आगे जाकर हम इसको पहुंचा सकें और मजीद इसको लाइक कॉपी करके वही मैसेज फैलाया जा सके। समझ आ रही है? तो वील जस्ट रीड इट ताकि थोड़ा क्लियर वर्ड्स में हो सके। ट्रांसक्रिप्शन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ जीन एक्सप्रेशन दैट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स फ्रॉम डीएनए। इसका वो गोल ही यही है कि इससे आरएनए मॉलिक्यूल बनाया जा सके डीएनए से। बोथ डीएनए स्ट्रैंड्स ऑफ जीन अनवाइंड फ्रॉम ईच अदर, यानी डीएनए की 2 स्ट्रैंड्स होती हैं ऐसे, मतलब ठीक है, ये ऐसे होती हैं, ये इनसे निकलकर दोनों को अलग, फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे इमेजिन करो दिमाग में, जैसे जिप है, ठीक है, अगर जिप बंद होती है तो वो आपस में दोनों मिले हुए होते हैं ना, उसके दोनों पार्ट्स साइड के जो उसकी स्ट्रैंड्स होती हैं, अगर आप जिप खोलते हैं तो अलग अलग हो जाती हैं। तो वैसे ही वो ऐसे करके थोड़ा सा इस शेप में अलग अलग होते जाएंगे डीएनए की स्ट्रैंड्स, तो वो अलग हो रही हैं। डीएनए अभी स्ट्रैंड्स आपस में एक दूसरे के ऊपर मिली नहीं थी, दोनों द स्ट्रैंड्स वर जॉइन टुगेदर, अब वो जॉइन नहीं रह रही, अब वो खुल रही हैं, दे आर अनवाइंड हो रही है। अनवाइंड मतलब उसको ऐसे ही खुलना होता है, जैसे कि यहाँ पर नजर आ रहा है ना, ये अनवोन्ड हो रही है। ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज कॉपीड, ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज कॉपीड, ठीक है, सिर्फ एक कॉपी होती है। क्यों एक कॉपी होती है? बिकॉज अगर आपको याद हो, हमने जब सेल साइकिल में बात की थी डीएनए रेप्लिकेशन में, तो वही चीज सेकंड उस पर
वो हुई हुई होती है, कॉपी हुई हुई होती है। तो आपकी बेसिकली दिस स्ट्रैंड इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू दिस स्ट्रैंड, तो एक ही स्ट्रैंड कॉपी हुआ, दोनों स्ट्रैंड्स कॉपी होने की जरूरत नहीं होती। तो ये एक स्ट्रैंड ये वाला फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग कि ये कॉपी हो रहा है। फिर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ वन डीएनए स्ट्रैंड व्हिच इज कोडिंग इज कॉपीड इन द फॉर्म ऑफ एमआरएनए। अब इस कॉपी जब किया जाएगा, यानी कि इसको हम एमआरएनए पर कॉपी कर रहे हैं। एमआरएनए वो मैसेंजर आरएनए था जिसमें आरएनए ने आगे ले जाकर मैसेज पहनाना है, पहुंचाना है। तो वो वाला जो मैसेज था वो हम कॉपी कर लेंगे और उस कॉपी करने के प्रोसेस को कहा जाएगा कि मतलब उस स्ट्रैंड को, ये वाली जो डीएनए स्ट्रैंड है, दिस वुड बी कॉल्ड कोडिंग स्ट्रैंड। दिस इज CS, यानी कोडिंग स्ट्रैंड बन जाएगी आपकी कि मैं इस वाली चीज को कॉपी कर रही हूँ। ठीक है, मतलब भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं? तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो। स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स। 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए, लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हुए प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। ऐसे समझ लो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप अपने अगर कोई फ्रेंड से नोट्स कॉपी कर रहे हैं, मतलब चीटिंग तो नहीं, कॉपी कर रहे हैं, तो आपने उसका एक पैराग्राफ या एक स्पेसिफिक चीज अपने नोट्स, फ्रेंड्स के नोट से कॉपी किया अपने नोट्स में, तो वो जो आपने पार्ट कॉपी किया है ना, वो जो 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 चीज बेसिकली आपके फ्रेंड के नोट्स में लिखी हुई थी वो था कोडिंग स्ट्रैंड। कि वो पैराग्राफ या वो पेज आपका बन गया कोडिंग स्ट्रैंड, कि आपने वो चीज आगे अपने नोट्स में कॉपी कर ली और आपके नोट्स क्या बन जाएंगे, MRNA बन जाएंगे, कि आपके पास वो मैसेज आ गया है सारा जो उसमें थी। अब उसकी नोट्स की पूरी कॉपी नहीं आ गई आपके पास, ऐसा नहीं है कि वो जो पूरी डायरी थी, जो पूरी नोटबुक थी वो आपने कॉपी कर ली हो, नहीं, आपने उसका एक पैराग्राफ या एक पेज कॉपी किया है। तो वो जो एक पेज होगा वो आपके पास अगर लिखा हुआ है, तो आपके पास लिखे हुए उस पैराग्राफ को या उस पेज को हम कहेंगे कि ये MRNA है, बिकॉज ये आपने दूसरी जगह से कॉपी करके अपने पास मैसेज कॉपी कर लिया है। ठीक है, इज दैट क्लियर? यहाँ पे दोबारा पढ़ो, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ वन डीएनए स्ट्रैंड, यानी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस वही बात जो कि हमारी डीएनए वगैरह आरएनए वाली सीक्वेंस होती है, वो जो है वो एक स्ट्रैंड की, एक स्ट्रैंड इज दिस वन पार्ट, इसकी कॉपी हो रही है, विच इज अ कोडिंग स्ट्रैंड इज कॉपीड इन द फॉर्म ऑफ MRNA। ये जब कॉपी हुआ तो इन द फॉर्म ऑफ MRNA कॉपी हुआ। आफ्टर द जीन इज कॉपी टू MRNA, जब ये जीन कॉपी हो चुकी है, दोनों स्ट्रैंड्स जो है वो वापस से कॉइल होकर नॉर्मल अपनी डबल स्ट्रैंडेड शेप में आ जाएंगी। यानी कि अभी तक ये इस शेप में आई थी, इसमें एक डबल कोडिंग स्ट्रैंड बन गई, अलग से बात चली गई, वहां पे MRNA के तौर पे बन गई। अब ये वाला डीएनए जो है ये वापस से अपना इसी शेप में आ जाएगा, नहीं ये जो है इस शेप में जो थोड़ा पूरा कोइल्ड था उसमें आ जाएगा। अब अगर ये वाली डायग्राम आप देखो ज्यादा समझ में आएगी कि ये यहाँ से पूरा अपना डीएनए बनता हुआ चला आ रहा था, यहाँ पर अनवूंड हुआ, अनवूंड मतलब कि खुलना शुरू हुआ, ये अलग से एक स्ट्रैंड इधर एक अलग हो गई और ये दूसरी स्ट्रैंड इधर अलग हो गई, और इनमें से कौन सी इन्होंने किया ट्रांसक्रिप्शन इस पर हो रही थी, तो ये वाला जो आपका पार्ट था, ये वाली जो कोडिंग स्ट्रैंड थी, ये वाली स्ट्रैंड ये कोडिंग स्ट्रैंड बन गई और यहाँ से इन्फॉर्मेशन निकलकर MRNA में चली गई कि ओके ये चीज अब कॉपी करके हमने MRNA कर लिया और वो यहाँ पर आकर ये पूरी देखो ये MRNA बन गया। दिस होल थिंग इज MRNA नाउ। और MRNA अभी हम उसको मैं बताऊंगी कि वो ट्रांसलेशन होकर वो प्रोटीन बनती है। अभी प्रोटीन की बात है, अभी बस हमने MRNA बनाया है और ये MRNA यानी मैसेंजर RNA बनने का प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। और इसके बाद भी अगर आप देखें तो ये वाला जो वो थी DNA, तो ये वापस से अपने ही शेप में आना आ गई, केड़े को अपने चल रही है वापस डबल स्टैंडर्ड होकर प्रॉपर DNA बन गया। ठीक है, ऐसे। इज दिस क्लियर नाउ स्टूडेंट्स? ट्रांसक्रिप्शन समझ में आएंगे, मुझे ये बताओ पहले, ट्रांसलेशन समझा दूं। ओके, सो ये वाली बात हमारे पास हो गई। नाउ कमिंग ऑन टू ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या होती है कि इसमें भी आपके पास अभी बन चुका है। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि दो अलग अलग प्रोसेसेस हैं, ये दोनों प्रोसेस सीक्वेंशियल है, यानी सीक्वेंस में चलते हैं, पहले ट्रांसक्रिप्शन होती है फिर ट्रांसलेशन होती है। तो ये दोनों प्रोसेसेस एक दूसरे के बगैर इनकम्प्लीट है। हम इसको आधे के टाइम पर, आधे पॉइंट पर समझ नहीं सकते। हम ये नहीं कह सकते कि ट्रांसक्रिप्शन पर ये हुआ था तो अब आगे यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन एंड हो गया, ट्रांसलेशन बाद में कभी होगी, नहीं। जो ट्रांसक्रिप्शन का एंड रिजल्ट है विच इज द MRNA, वो MRNA आगे यूज होगा ट्रांसलेशन में ताकि आप प्रोटीन बना सकें।
ठीक है, तो अब हम यूज देखते हैं। अब ये mRNA क्या होता है, सिंथेसाइज्ड इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, मूव्स टू द साइटोप्लाज्म वेयर इट बाइंड्स टू द राइबोसोम। mRNA कहाँ बना है, न्यूक्लियस में बना है। ऑलराइट, ये बात समझ में आ रही है, क्यों न्यूक्लियस में बना है, क्योंकि सारा डीएनए आपका न्यूक्लियस के अंदर था। ये बात क्लियर है ना, लोकेशन इसमें इंपॉर्टेंट है, ये बात समझ में आनी चाहिए। देखो अभी आपका जो डीएनए पूरा क्रोमोसोम वगैरह सारा डीएनए था, ये सारे कहाँ है, न्यूक्लियस के अंदर। और न्यूक्लियस के अंदर भी अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो न्यूक्लियोलस के अंदर। तो न्यूक्लियस के अंदर अभी अगर हम बात करें तो वहां डीएनए थे, उन डीएनए में से एक डीएनए का स्ट्रैंड जो है, बिकॉज हमें केराटिन प्रोटीन बनाना था, हमने उस डीएनए का एक स्ट्रैंड लिया, उसको कॉपी किया अपने पास, और वो कॉपी करने का प्रोसेस हो गया, यानी कि वो mRNA बन गई चीज, मैसेज कॉपी हो गया। वही जो आप व्हाट्सएप वगैरह पे करते हो कि कॉपी पेस्ट करने वाली चीज होती है कुछ भी, तो आपने मैसेज कॉपी किया, अपने पास लिख लिया नोट्स में लाकर, एंड यू लाइक अच्छा ठीक है, बाकी वो डीएनए चलता रहे अपना काम, हम डीएनए को रोक नहीं रहे, हम ये नहीं कह रहे कि डीएनए अब तुम वहीं पर रुक जाओ और अपने बाकी अपनी फंक्शनिंग रोक दो, बिकॉज अभी थोड़ी देर बाद हमें किसी और प्रोटीन बनाने के लिए दूसरे डीएनए के किसी और पार्ट की जरूरत होगी, किसी और जीन की जरूरत होगी। तो अभी हमने डीएनए का एक छोटा पार्ट लिया, यानी उसकी एक जीन की कॉपी बनाई और अपने पास बनाकर रख लिया, और जो कॉपी हमने बनाई थी वो थी इन द फॉर्म ऑफ mRNA, और ये चीज अभी बनी है न्यूक्लियस के अंदर। अब ये न्यूक्लियस का काम हमारा हो गया खत्म, बिकॉज mRNA बन गया। अब mRNA बनकर प्रोटीन बनाने का जो काम है, प्रोटीन्स तो राइबोसोम में बनेंगे, ये बात हमें पता है, सेल के चैप्टर्स में पढ़ा था कि राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन सेंटर्स है, प्रोटीन बनाते हैं। तो ये जो न्यूक्लियस से अब mRNA निकला है, वो साइटोप्लाज्म में कहाँ जाएगा, साइटोप्लाज्म में किसी भी जगह पर रुक जाए नहीं, लेकिन वो जाएगा वहां जहां पर राइबोसोम्स हैं। तो अब वो राइबोसोम से मिलने के लिए कहीं भी जा सकता है, साइटोप्लाज्म में भी रुक सकता है, और वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर भी जाके राइबोसोम से प्रोटीन सिंथेसिस करवा सकता है। अब ये हमें कोई इसमें क्लैरिटी वो नहीं है, हमें कहीं भी जहां पर भी राइबोसोम्स होंगे वहां पर हमें अपना mRNA को प्रोटीन्स बनाना है, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि वो किस पॉइंट पर जाएगा, तो ऑप्शन आपके पास जहां राइबोसोम का होगा तो आपने राइबोसोम करना है, भले वो राइबोसोम हो या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो। होपफुली एमसीक्यूज में दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं आएंगे, बिकॉज आए दोनों ही आंसर सही है। तो इसलिए अब हम आ गए हैं न्यूक्लियस से निकलकर कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में, राइबोसोम के अंदर। अब राइबोसोम में mRNA का मैसेज जो था ये कोड होकर ट्रांसलेट किया जाता है राइबोसोम से, और वो राइबोसोम्स क्या करते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनाते हैं, यानी स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स को यूज करके एक टाइप ऑफ प्रोटीन बना लेते हैं। अब हम इसको ध्यान से पढ़ते हैं। द mRNA मैसेज कोड्स, यानी जब आपने कोड लेकर आए हैं, बिकॉज कोडिंग स्ट्रैंड थी ना, यहाँ पर जो कोडिंग स्ट्रैंड हमने देखी थी कि इस कोडिंग स्ट्रैंड से हमने अपना मैसेज निकाल लिया था, तो ये जो कोडिंग स्ट्रैंड से हमने जो कोड निकाला था बेसिकली, ये ट्रांसलेट किया जाएगा राइबोसोम से। राइबोसोम क्या करेंगे, इसको ट्रांसलेट करेंगे। अब ट्रांसलेशन पे बात हुई, अगर मैं आपको कोई नॉर्मल चीज भी दूं जो कि फॉर एग्जाम्पल फ्रेंच में हो, तो आप क्या करेंगे उसको समझने के लिए, उसको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में या उर्दू में। तो वही काम यहाँ पर होता है कि राइबोसोम कह रहा है कि अच्छा ये तो mRNA आया है, अब मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या चीज बनानी है, तो वो उसको अपनी लैंग्वेज में अपने आप को समझने के लिए ट्रांसलेट करेगा। और वो क्या करेगा राइबोसोम कि वो ट्रांसलेट करके लिंक करेगा अमाइनो एसिड्स को, which link amino acids to form polypeptide chain with specific sequence of amino acids। यानी उसने अपने आप को ट्रांसलेट किया, आपको कोड को ट्रांसलेट करके स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स और पॉलीपेप्टाइड चेन्स की उसमें बना लिया गया कि स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड पता चल जाए। स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड हमने बात की थी अमाइनो एसिड के टाइम पर कि 24 टोटल होते हैं आपके पास अमाइनो एसिड्स, जो कि डिफरेंट सीक्वेंस बनाकर डिफरेंट तरह के प्रोटीन बनाते हैं। तो यहाँ पर अगर ऐसे होगा कि जो mRNA है वो कोड आपने राइबोसोम ने देखा, राइबोसोम ने उसको ट्रांसलेट किया उस स्पेसिफिक कोड के अंदर, जो कि आपका बेसिकली वो अमाइनो एसिड्स के सीक्वेंस है जो कि एक्चुअली केराटिन प्रोटीन बनाने के लिए काम आनी थी। तो अब हमारे राइबोसोम्स ने उस स्पेसिफिक सीक्वेंस में बना लिया अपने आप को। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीआरएनएस होते हैं, ट्रांसफर आरएनएस जो कि ट्रांसफर करते हैं अमाइनो एसिड टू राइबोसोम पर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीआरएनएस ट्रांसफर अमाइनो एसिड्स टू राइबोसोम एज पर सीक्वेंस ऑफ कोड्स इन mRNA। अब क्या होता है कि ये जो टीआरएनएस हैं, टीआरएनएस ने क्या बात की थी कि ये अमाइनो एसिड्स को ट्रांसफर करेंगे राइबोसोम तक ताकि प्रोटीन सिंथेसिस हो सके। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है। बेसिकली टीआरएनए क्या करता है, जो कि मैंने लास्ट टाइम भी एग्जांपल दी थी, कि ये आपको इंग्रेडिएंट्स ला कर दे रहा है। ये अभी आप खाना पकाना चाह रहे हो, आपको इंग्रेडिएंट्स जो ला कर देगा कि कौन से इंग्रेडिएंट्स से क्या खाना पकना है, वो चीज टीआरएनए करता है। तो आपको पता है कि अच्छा ये समझ में आ गई, ट्रांसलेशन से क्या हुआ, ट्रांसलेशन से ये समझ में आ गई कि हमें ये जो प्रोटीन का कोड आया है, ये कोड आया कि अच्छा मुझे केराटिन बनाना है, केराटिन के लिए कौन कौन से अमाइनो एसिड्स स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड हैं, वो चीज आपको टीआरएनए बताएगा। और मतलब वो समझ में आ गई, ट्रांसलेट हो गई। अब टीआरएनए वो वाले अमाइनो एसिड्स ला कर देगा और वो अमाइनो एसिड्स यूज करके आपका राइबोसोम जो है वो प्रोटीन बना देगा। ठीक है, इज दैट क्लियर?
ये हो क्या रहा है कि यहाँ पर अब मैं दोबारा से इसका एक दफ़ा दोनों प्रोसेस का एक साथ एक ओवरव्यू देती हूँ। पहला स्टेप आपका अभी काम गोल क्या है हमारा कि हमें प्रोटीन बनाना है विद द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल। अब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है हमारे पास डीएनए के अंदर, लेकिन डीएनए में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बहुत इररेलेवेंट चीज़ें भी हैं। तो अब उसमें से आपने एक स्पेसिफिक अपनी चीज़ चाहिए जो कि आपको प्रोटीन बनाने के लिए रिक्वायर्ड है। तो पहला स्टेप क्या होगा जीन एक्सप्रेशन का कि वो आरएनए डीएनए जो है वो आरएनए मॉलिक्यूल बनाए जो कि एक्चुअली आगे जाकर कॉपी किया जा सके। तो डीएनए स्ट्रैंड्स क्या करेंगी, पहले थोड़ी सी देर के लिए अनवाइंड होंगी यानी खुलेंगी, मतलब जिप थोड़ा सा खुलने वाली उसमें पोजीशन में आएगा, जैसे यहाँ पर आपको नजर आ रहा है इस तरह से। और ये जो जिस पार्ट का और में से कोई एक स्ट्रैंड जो है कोडिंग स्ट्रैंड बन जाएगी कि वो चीज़ कॉपी हो रही है। फोटो कॉपी के लिए आप जो भेजते हो पेपर वो उनमें से एक हो जाएगा। एंड ये वाला चीज़ जो है ये एक स्ट्रैंड आपने कॉपी कर ली अपने पास और वो कॉपी करके आ गई इन द फॉर्म ऑफ mRNA। और ये mRNA जो मैसेज है मैसेंजर आरएनए मैसेज लेकर आगे वहां से न्यूक्लियस से निकल गया और बाकी डीएनए वहीं से अपना कंटिन्यू हो गया अपनी वापस से डबल स्टैंडर्ड शेप में आ चुका है। ये जो mRNA निकला है न्यूक्लियस से लेकर वो राइबोसोम तक गया। राइबोसोम्स में उसने आकर स्पेसिफिक कोड दिया कि ये कोड था जो हमें प्रोटीन बनाने के लिए चाहिए है। अमाइनो राइबोसोम ने समझ लिया, ट्रांसलेट किया अपने दिमाग में, राइबोसोम ने ट्रांसलेशन का प्रोसेस हुआ कि ये कोड हमें बनाने के लिए कौन से अमाइनो एसिड्स चाहिए एंड टीआरएनए विल ब्रिंग दोज अमाइनो एसिड्स टू राइबोसोम एज पर द सीक्वेंस रिक्वायर्ड। सही है, क्या सीक्वेंस थी फॉर एग्जांपल ACDGHLM इस तरह करके कोई सीक्वेंस बन रही थी। अब टीआरएनए आपको वही स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स लाकर देगा जो कि सीक्वेंस रिक्वायर जो कि आपको एमआरएनए ने सीक्वेंस दी थी उस हिसाब से। ठीक है, एंड जब वो बन जाएगा तो प्रोटीन इस जब वो मतलब बेसिकली वो अमाइनो एसिड्स आ गए, प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, आपकी जीन प्रोटीन्स बेसिकली बन गए जो आपको काम था। तो गोल अचीव। तो उम्मीद है अब आपको है ना ये टॉपिक समझ आ गया। हमने सारे के सारे सब्जेक्ट्स और सारे के सारे चैप्टर्स के हमने नोट्स डाले हुए हैं, लेक्चर्स डाले हुए हैं। इधर कमेंट सेक्शन में चले जाओ, नोट्स पढ़े हुए हैं, लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, गेस्ट पेपर भी हम आपको दे रहे हैं और इंपॉर्टेंट चीजें भी बता रहे हैं ताकि आपको है ना एग्जाम की डेट्स भी पता चल जाए और आपका एग्जाम मिस ना हो जाए। सारी चीजें हमने कमेंट सेक्शन में डाली थी, वहां से है ना जाके वसूल कर लो उसको। तो आप देख रहे हो कि हमारी इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए। क्यों? सवाल देने के साथ साथ हम सिखाते हैं कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। आंसर लिखने का एक तरीका होता है, वो तरीका हम सिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी बैच वाले बच्चों को, इसलिए हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो अगर आप भी हमारी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज्यादा मार्क्स आए तो हमारी बैच खुली है। इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर लो, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। हम आपको सिखाएंगे कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। टॉपर बच्चे जो 90% ज्यादा मार्क्स लाते हैं वो आंसर कैसे लिखते हैं ताकि एग्जामिनर मार्क्स काट ही ना सके, ताकि वो एग्जामिनर बोले भाई ये लो फुल मार्क्स। हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो और हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी बैच में और फिर आप भी है ना 90% से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं।